अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी के बाद अंदर ही अंदर बानी PTI बड़ी तशवीश में मुब्तला है। एक तरफ बानी PTI कहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, लेकिन दूसरी जानिब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अपने खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। अडयाला जेल में बानी PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सबको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। अब जैसा कि साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी के बाद सामने आने से बानी PTI की सहूलतकारी होती रही और 9 मई में भी साबिक DGI-SI का नाम सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए बानी PTI इस बात का इजहार कर रहा है कि आने वाले वक्त में उन पर मिलिट्री कोर्ट के तहत मुकदमा चल सकता है। और अब तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम भी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी से जोड़ा जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने से कबल तमाम रिकॉर्ड को ज़ाया करने का हुक्म दिया या रिकॉर्ड को दाखिले दफ्तर करने का कहा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उन्होंने हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक केस की समाअत अपने चेंबर में की और इस केस को दाखिल दफ्तर किया। पिटिशनर को नहीं सुना गया और पिटिशनर की पिटिशन को उड़ा दिया गया। अब हुकूमत का यह दावा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कार्रवाई का दायरा कार बढ़ेगा, साकिब निसार हो अब या कोई और हो। हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामला आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। अब इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस वतन से बाहर हैं और जब साकिब निसार से हमने पूछा कि वतन से वापस कब आएंगे और जो चार्जशीट उनके अगेंस्ट रखी जा रही है क्या ये दुरुस्त है, क्या वाकई टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनका कोई गठजोड़ था जनरल फैज़ हमीद के साथ और क्या वाकई इस केस को उन्होंने इन चैम्बर बुला के दाखिले दफ्तर किया, तो उन्होंने इस तमाम तर बात को जो है महज फसाना करार दिया। उन्होंने इसको ऑल नॉनसेंस कह के इसको रिस्पॉन्ड किया और कहा कि इससे ज़्यादा इस पर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और 7 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे और जब वतन वापस आएंगे तो फिर इस पर को बात करेंगे। बहरहाल अब ये सवाल उठ रहा है वतन वापस आए नहीं, क्योंकि ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है कि हालात उनके लिए मुल्क में फेवरेबल नहीं है। वाकिफ़ान हाल के बकौल हुकाम की तहकीकात में साबिक DGI-SI और साकिब निसार के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई है। अब बहरहाल ये तस्दीक भी हो रही है कि रऊफ़ हसन और भारतीय सहाफ़ी करण थापर मिलकर कोई खिचड़ी बना रहे थे और इस हवाले से वज़ीर इत्तलात बहुत पहले ही कह चुके हैं कि रऊफ़ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ते थे और वहाँ से तनख्वाह भी ले रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली गौहर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जो इंकशाफात का सिलसिला अब चल निकला है और उसके अंदर आई स्टिल रिमेंबर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 के टोले का नाम भी लिया करती थी। उससे बिल्कुल बरक्स मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा के साथ जो बैठ की गुफ्तगू की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो तो कौम से खिताब था जिसमें उन्होंने 14 रुपये फ़ी यूनिट की बात की। कोई जल बाजवा की बात नहीं हो रही, कोई साकिब निसार से मुताल्लिक बात नहीं हो रही, इवन जनरल फैज़ से मुताल्लिक भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के अंदर, कोई तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PMLN की जो स्ट्रेटेजी है वो एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की जाए और PMLN और हमारी लीडरशिप एक वो जमात है जिसने हमेशा अवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जिसको सराहा जाता रहा है। और जब भी पाकिस्तान के गंभीर हालात हुए हैं और जब भी पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आए हैं, जब भी पाकिस्तान बहरानों में घिरा है, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ात है, हमारी लीडरशिप है जिन्होंने पाकिस्तान को इन संगीन किस्म के बहरानों से निकाला। जिस तरह से 2013 में लोड शेडिंग का इशू था, जिस तरह से दहशतगर्दी का इशू था। मैं सर यही तो पूछ रहा हूँ ना कि क्या नैरेटिव तब्दील हो गया है, अब यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इकोनॉमी नाउ, अब आप खिदमत को वोट दो की बात कर रहे हैं रादर देन वोट को इज्जत दो। देखिए, बात यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का काम और अपनी पूरी तवानाइयां जो हैं वो आवाम के ऊपर सर्फ करना होते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है
कि इसके दरमियान एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। और यही वजह है कि आज से फिर जब 2018 में हमारी PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई और उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे। पाकिस्तान मईशत अच्छा, की जब पटरी डिस्क्वालीफाई पर किया गया था, हु वाज चढ़ रिस्पांसिबल चुका फॉर दैट? किसने डिस्क्वालीफाई किया था? देखें, बात यह है कि जिन जिन लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन की वो तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। किसने की बिल्कुल, सर? अगर अगर साकिब निसार उसमें सरफहरिस्त तो है। क्या साकिब मुनीरुद्दीन निसार जज साहब के बिठाए अगेंस्ट गए। भी कोई चार्जशीट रखने जा रहे हैं? बात साकिब निसार से अकामा मुताल्लिक कोई लिंक एस्टैब्लिश हो गया? देखिए, मेरी बात सुने। बात यह है कि जो अकामा से बात शुरू हुई थी, वो मतलब है जो पनामा से शुरू हुई और अकामा के ऊपर सजाएं सुनाई गई, और किस तरह से 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, किस तरह से झूठे मुकदमात बनाए गए, किस तरह से RTS सिस्टम बंद किए गए। और वो जितने भी लोग थे, चाहे उसमें जनरल फैज की आप बात करते हैं, मरियम साहिबा, मैं खुद उनकी जी जी, मीडिया आप टॉक्स आप में आप जो मौजूद कहना होता था। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा, चाहे वो जनरल बाजवा हो, यही कहना चाह रहे हैं आप? जनरल फैज तो अभी कस्टडी में नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जो उस वक्त के जितने भी मतलब है कि डिक्टेटर थे, जाहिर है उनका उसमें पूरा हाथ था। और ये कोई सारा प्रोग्राम वैसे तो नहीं हुआ था, और हम तो कोई ढकी छुपी हुई बात तो नहीं क्या आप करते। मुतालबा मतलब है करते हैं कि कि जनरल जब बाजवा से भी आज तहकीकात की जाए? हमने तो देखें, नहीं, मेरी एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने देना, इस तरह नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त वो सारा कुछ हुआ और जिस वक्त वो तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर बैठे रहे थे, हमने तो उस वक्त भी आवाज उठाई थी, लेकिन हमने उन लोगों की निशानदेही की, हमने उस चीज की आवाज उठाई, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई नहीं की, हमने कोई 9 मई जैसे वाकयात नहीं किए, हमने ओह सर, पाकिस्तान में आपने तो आग नहीं गुजरावाला में लगाई, तकरीर की हमने थी। पाकिस्तान को तोड़ा नहीं आपने है। गुजरावाला में पब्लिकली नाम लेके तनकीद की थी उस वक्त के सिटिंग जनरल्स पर। मैं तो अब पूछ रहा हूँ कि आप, आपकी जब हुकूमत आ गई है, दे हैव नाउ गॉन, दे हैव बिकम फॉर्मर नाउ, साबिका चीफ की बात कर रहे हैं अब तो उसमें अब आप कोई तहकीकात का मुतालबा करते हैं? आपको लगता है शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए? एज फार एज साकिब निसार इज कंसर्न, तो क्या कोई लिंक इस्टेब्लिश हुआ है जनरल फैज से इंटेरोगेशन के अंदर? हुकूमत तो बड़ी बाखबर होती है, आपके पास क्या इतलात है? देखिए, बात यह है कि अभी सारी चीजें जो हैं वो इनिशियल स्टेज पर हैं, और आपने देखा, मैं तो समझता हूं कि ये इसका क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को जरूर जाता है कि उन्होंने अपने इदारे से, मैं समझता हूं कि वो जो जिसकी कि आज तक पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती, कि उस रैंक के लोगों का एहतसाब शुरू किया, कि जो लोग वाकई मतलब है कि जिनकी तरफ उंगलियां उठती थी और वो कई चीज़ों में मुलव्वस थे। लेकिन जब तक तहकीकात चल रही हैं, जब तक ISPR की तरफ से कोई रिलीज ना है, चूंकि इंक्वायरी वो कर रहे हैं, इसलिए कबल अज वक्त किसी कोई नहीं इल्जाम नहीं नहीं नहीं, लगाना वो जो तो है, देखिए ISPR, वो तो फौज का काम है ना जो वो कर रहे हैं, जाहिर है वो उनका इंटरनल मामला है, तहकीकात हो रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जब तहकीकात चल निकली हैं तो जाहिर है साकिब निसार साहब से इंटेरोगेशन तो फौज का काम नहीं है ना, वो तो हुकूमत वक्त है, आप पावर में है, आपने फैसला करना है कि अब जाहिर है किसी को कानून के कटहरे में लाएं, जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो जी पेश कीजिए। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो भी जिम्मेदारान हैं वो इंशाअल्लाह ताला कटहरों में ज़रूर आएंगे, अदालत के कटहरों में भी आएंगे, अवाम के कटहरों में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी दात अल्लाह की दात है, उसके कटहरे में भी इन्होंने खड़ा होना है। आज इमरान खान जिसकी साहब ने तरफ से अडयाला इन्होंने जेल में कहा, तरफ उन्होंने कहा ये जनरल फैज़ हमीद को पकड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको मेरे अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनाया जाए और मुझे मिलिट्री कस्टडी में देके मिलिट्री ट्रायल शुरू किया जाए। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बड़ी तज्जुब वाली बात है कि आज से एक दिन पहले बानी PTI कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं और मुझे तो बिल्कुल कोई मतलब उस चीज़ की परेशानी नहीं है, और आज फौरन परेशानी वाला बयान भी जारी कर दिया है। मतलब चंद घंटे तो गुजार लिया करें ना, अपने बयान के ऊपर यू टर्न ले जाते हैं। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल उन्होंने, मैं उनकी इस बात के साथ इस हद तक तो मुत्तफिक हूँ कि उन्हें बड़ा पता है कि उन्होंने जनरल फैज के साथ मिलकर किस तरह से रियासत के अंदर जो है वो उखाड़ पुछाड़ की, किस तरह से उन्होंने खिलाफे कानून और खिलाफे आइन इक़दामात उठाए, किस तरह से उन्होंने जो हमारे आर्मी के इदारे का एक डिसिप्लिन है उसको मतलब है कि सोप टाच किया, वो बानी PTI को सारा पता है।
और वो पंजाबी की कहावत है कि जिसने खादियां गाजरा ओदे ढेडे पीड़। तो अब उनको दर्द तो होगी पेट में, जाहिर है कि उनको पता है कि वो उनके हमराज हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने रिटायर्ड जनरल फैज के साथ मिलकर क्या क्या कुछ किया है। मैं कबल वक्त किसी चीज की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई इतना ऐसी जरूर कहता इत्तलात हूं। है कि जल्द फैज हमीद वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? देखें ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो जनरल फैज हमीद खुद कटहरे में जब उनको देखें, जाहिर है अगर वो मतलब है कि इस वक्त आर्मी कस्टडी में हैं तो उनकी पहले इंक्वायरीज हुई होंगी, पहले उनके सबूत इकट्ठे हुए होंगे। ऐसे ही तो इस सीनियर रैंक के बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन उन तमाम चीज़ों का जब तक कि वजाहत ना हो जाए कुछ कहना कबल वक्त होगा। और दूसरी बात इतना ही कहना काफ़ी है कि जितनी एक बात ISPR में आई जिसमें कि एक तो वो प्रॉपर्टी का इशू था और दीगर जो उनके डिसिप्लिनरी चीज़ें वो भी सामने आ जाएंगी। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि कि वो सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग का ही मामला है या जो लिंक इस्टेब्लिश है पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इमरान खान का, या 9 मई वाले मामले में कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का, ये भी दुरुस्त बात है, या सिर्फ ये तहकीकात सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग तक ही रहेंगी? आपकी क्या इत्तलात है इस हवाले से? आपके पास क्या मालूमात? देखें एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि 9 मई के वाकयात में जो है वो बानी PTI का मुलव्वस होना जो है वो तो मतलब है कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, वो तो किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उसमें अगर कोई जाहिर है जिस तरह से ये भी बात की गई कि जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मामलात में मतलब है कि वो उनके ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर के जाहिर है वो हमारे पाकिस्तान के सलामती और आइन और कानून के बरक्स थी और इदारे के डिसिप्लिन के खिलाफ थी। तो वो चीज़ें खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाएंगी। ये सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे जब पता चल जाएगा कि वो किन किन चीज़ों में मुलव्वस थे, बेगुनाह थे, गुनहगार थे। और मैं समझता हूँ कि जाहिर है उनकी गिरफ्तारी इस चीज़ का ज़रूर शाखसाना है कि ये इन्वेस्टिगेशन सारी उन्होंने काफ़ी हद तक मुकम्मल करके सबूत इकट्ठे करके किया गया है। अदरवाइज इस तरह से सिर्फ शक की बिना पर इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुआ करती। अच्छा अली गौहर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आज वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि बेशक वो कोई साकिब हो या निसार, तहकीकात के उसमें कटहरे के लिए आएंगे, इंसाफ के कटहरे में पहुंचेंगे और वहाँ पर उनसे यकीनन सवाल और पूछगछ होगी। तो साकिब निसार साहब अब ये कह रहे हैं कि 7 सितंबर को वो वतन वापस आ रहे हैं, तो वतन वापस आने पर हुकूमत को गिरफ्तारी का इरादा भी रखती है साकिब निसार साहब की? देखिए बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई उस इन्वेस्टिगेशन की टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन देखिए पाकिस्तान के कानून और आइन से तो किसी का कद नहीं बढ़ा। वो साकिब निसार साहब हो, वो मैं हूँ या आप हूँ या कोई और हो। अगर साकिब निसार साहब ने जो गलत काम किए हैं और उनके सबूत अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको भी कटहरे में खड़ा करना भी चाहिए और उनको होना भी पड़ेगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, जिस तरह से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया, जिस तरह से मॉनिटरिंग जज बिठाया, जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर जो थी वो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स मुंतखब होते थे और फैसले आते थे, तो वो किसी से ढकी छुपी हुई हकीकतें तो नहीं है, लेकिन उनके सबूत और उन चीज़ों पर काम हो रहा है। तो मेरी एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो उनके ऊपर चीज़ें जिनके सबूत मौजूद हैं उनको भी किसी कानून और आइन के मुताबिक कटहरे में बिल्कुल खड़ा किया जाना चाहिए। हाँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो कोई हो, वो जनरल फैज हो, साकिब निसार हो, मैं हूँ या, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने ऑलरेडी विक्टिमाइजेशन काफी भुगत दिया। नवाज शरीफ साहब बड़े फराग दिल हैं, वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कोई उनका जो सियासी मुखालिफ है वो बिला वजह किसी। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी खबरें हैं और फिर खास तौर पे इंटरनेट स्लो डाउन होने से मुतालिक जो बयान हुकूमत की जानिब से आया उस पर हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज माशी बहरान पर काबू पाना है। हुकूमत के बकौल फिलहाल IMF प्रोग्राम के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहदे की मंजूरी के लिए कोई रुकावट आड़े आ रही है और हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड है, जिसमें जो है इसमें कोई ऐसा एजेंडा शामिल नज़र नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के छठे जायजे की मंजूरी
अब होनी है और पाकिस्तान को भी रवा माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है और वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रवा माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके, लेकिन IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है, क्योंकि माशी माहिरीन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत से $7 अरब मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहीत होगा। अब हुकूमत की जानिब से यह भी जाहिर किया गया है कि आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत की वजह से कुछ चीज़ें रास्ते में रुकावट बनकर हायल हैं, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने आवाम को 14 रुपये फी यूनिट बिजली की मद में रिलीफ देने का ऐलान किया। शायद IMF को ये बात काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाम के लिए किस पैकेज का ऐलान किया था उसकी आपने इससे पहले देख चुके। वज़ीर ख़जाना बार बार ये इंदिया दे चुके कि रवा महीने ही ये IMF के साथ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो $7 अरब की मंजूरी दे देगी। अगर वज़ीर ख़जाना का सॉट अवेलेबल है, साउंड अवेलेबल है, तो वो भी प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने माहिर इक़्तिसादी अमूर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड तो है इसी महीने, और वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि इसी महीने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल हो जाएगी $7 अरब की, लेकिन पाकिस्तान तो एजेंडा आइटम्स में शामिल ही नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ज़रूर मंजूर हुआ, तो रुकावट क्या हो सकती है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडा आइटम्स में जो हमारा केस है वो मौजूद नहीं है? देखिए, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसका आपने जिक्र किया, आई बिलीव वो जुलाई की शायद 12 तारीख थी जब वो एग्रीमेंट का ऐलान किया गया और फिर बताया गया था कि जब भी नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें जो सिफारिशात हैं स्टाफ लेवल की वो बोर्ड मीटिंग में जाएंगी। अब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, आलमी मालियाती इदारों को और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। एक स्टाफ लेवल कहलाता है, जो आप समझिए कि निचला लेवल है। स्टाफ लेवल के जो मिशन है वो पाकिस्तान में आते रहते हैं और वो पाकिस्तान की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं, जो शराइत रखी गई हैं, दे गो बाय द बुक। वो बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं और वो सब चीज़ें चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर ली हैं, नहीं की, क्या उनका बजट जिस हवाले से हम कह रहे थे जिन शराइत को पूरा करना चाहिए, क्या बजट वैसा आया है या आ रहा है। तो वहाँ तक तो एग्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शराइत पूरी हो गई हैं, टेक्निकली जो है वो पाकिस्तान क्वालिफाई करता है 7 बिलियन के लोन के लिए। अब आ जाता है बोर्ड का मामला। वहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पे सियासत है, वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ कम है। टेक्निकलिटीज़ तो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। अब मामला रह गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में और वहाँ पे आप अंदाज़ा कीजिए कोई 7-8 लाख वोट हैं जो अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है बोर्ड के अंदर। तो जब एक हाथ खड़ा होता है उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो आप सोचिए कि 8-9 लाख वोट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ सियासी इशू लगता है कि या मुमकिनात में से है। ये भी हो सकता है कि शायद हमारी क्या सराहियाँ जो हैं वी जस्ट ओवर थिंकिंग और असल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मामला ये सियासी लेवल पे अच्छा, एज फार एज द पॉलिटिकल इशू इज कंसर्न्ड डॉक्टर साहब, जहाँ आपने निशानदेही की है, तो ये खबर भी तो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या चाइना की तरफ से को रोल ओवर मिल गया है या जिनकी तरफ से कर्ज को रीशेड्यूल कराने का मुतालबा IMF की जानिब से हो रहा था, और अल्टीमेटली जाहिर है वो US प्रेशर भी होता है कि आप पहले रोल ओवर कराएं उसके बाद बात होगी। तो ये खबर भी अभी तक कोई मैच्योर नहीं हुई। अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये मैच्योर हो गया, रोल ओवर मिल गया हमें? देखिए, 12 बिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें UAE भी है और उसमें चाइना भी है, और तीनों के मिला के वो 12 बिलियन का रोल ओवर जो है उसकी बात की जा रही। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की रियासत को 2 किस्म की ज़रूरियात, एक रोल ओवर जिसका आपने जिक्र किया और एक जिसको हम कहते हैं कि न्यू फंडिंग, मज़ीद नया पैसा भी चाहिए हमें अपनी किताबों को बैलेंस करने के लिए। अब अगर आप और मैं किसी बैंक के पास जाते हैं और उधार ले लेते हैं और फिर वो उधार वापस नहीं कर पाते, तो फिर जो हमने असासा रखा होता है जिसको हम एज कोलैटरल कहते हैं, तो वो बैंक जो है वो असासे के ऊपर काबिज हो जाता है। जो सॉवरेन लेंडिंग होती है, जो पाकिस्तान ने कर्जाजात ले रखे हैं, चाहे वो चीन से हो, सऊदी अरेबिया से हो या किसी और एक मुल्क से हो, उसके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता
और वो जिसने कर्जा दिया है उसके पास कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं होता कि वो मजबूर कर दे कर्जा लेने वाले मुल्कों के वो कर्जा वापस किया जाए। तो जनरली ये होता है कि वो रोल ओवर में मामला चला जाता है, क्योंकि कर्ज देने वाला मुल्क जो है वो मुनासिब नहीं समझता कि वो अपने कर्जे को डिफॉल्ट में डाल दे, जिससे शायद देने वाले का ज़्यादा नुकसान हो और लेने वाले का नुकसान इतना ना हो। मुझे लग रहा ये है कि वो रोल ओवर तो हो जाएगा। जो नया पैसा आना है, जिसके बगैर जो है वो हमारी किताबें बैलेंस नहीं होंगी, वो आईएमएफ की तरफ से आना है, और आईएमएफ के अंदर जो सियासत के लेवल का जो इशू है उसको डोमिनेट करता है अमेरिका। नाउ कीपिंग द पॉलिटिकल फैक्टर असाइड, दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी तो हो सकता है ना कि उसके बाद यहाँ पर जो सब्सिडीज़ की बात हो रही है, बिजली के फी यूनिट में सब्सिडी दे रही है सरकारें, बात कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, सेंटर ने कर दिया, पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो रही है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि यहाँ पर जो आप पॉलिटिकल माइलेज या डिविडेंड के लिए फैसले करते हैं वो कहीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक पहुँचे और वहाँ पर इन फैसलों की हिद्दत भी महसूस की जाए, तो ये भी आड़े आ सकता है? देखिए, इसके बैकग्राउंड में जो 18वीं तरमीम हमने पास कर रखी है उसको पर्सपेक्टिव में लेना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारा वफाकी हुकूमत का बजट है उसमें कोई 17,000 की आमदन है, 10,000 जो है वो सूद की मद में और 7,000 जो है वो सूबों की मद में एलोकेट हो जाता है। तो वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। अगर कोई रिलीफ की बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूबों के पास इजाफी वसाइल हैं जहाँ से पब्लिक को रिलीफ दी जा सकती है। जो आलमी मालियाती इदारे हैं, खासतौर पे IMF, उसकी डीलिंग जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ होती है। उसका असर रसूख जो है वो वफाकी बजट तक होता है, वो सूबाई बजट के ऊपर डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करता। अगर हुकूमत वक्त जो है वो ये सियासी तौर पे या माशी तौर पे ज़रूरी समझ रही है कि बिजली के टैरिफ के ऊपर किसी किस्म की सब्सिडी देनी है, किसी किस्म का बचाव करना है, किसी किस्म की जो कम आमदन तबकात हैं या ख़ानदान हैं उनको किसी किस्म की सहूलत देनी है, तो वो वफाकी हुकूमत तो वसाइल के हवाले से नहीं कर सकती। वो अगर करना है तो वो सूबाई हुकूमत के पास ही जाना है, और सूबाई हुकूमत के पास जाना है तो वो सूबाई बजट से ही निकलेगा, जिसका IMF का कोई डायरेक्ट ताल्लुक सूबाई बजट से नहीं है। ठीक, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अफेक्ट करने वाला कोई ऐसा डिसीजन नहीं है? जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया अल्टीमेटली उसी को एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंडोर्स करेगा। सर क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी, आप जो कह रहे हैं वही कंक्लूजन, उसी सिम्त में मैं भी इशारा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी मुल्क में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और IT एक्सपर्ट्स के बकौल इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का भी इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार होने पर रद्देमल सामने आया है और वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह VPN को करार दिया है। वो कहती हैं कि VPN की वजह से इंटरनेट स्लो डाउन। शज़ा फातिमा क्या कहती है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। अब शज़ा फातिमा के बयान पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि VPN पहले भी इस्तेमाल होता था और अब 1-1.5 माह में ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट स्लो हो गया। अब IT एक्सपर्ट्स की बकौल VPN सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल करने वाले के नेटवर्क को सुस्त करता है। इससे मुल्क गिर मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। हुकूमत को चाहिए कि टारगेटेड फायरवॉल लगाए ताकि ऑनलाइन बिजनेस मुतासर ना हो। अब जो यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं, उनको क्या फेस करना पड़ रहा है और क्या यही वजह है जो हुकूमत बता रही है, करेंगे इस वक्त IT एक्सपर्ट सदफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मंतक शज़ा फातिमा साहिबा ने दी कि VPN लगाने से इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल में तो ये अजीब सी बात है, क्योंकि ना ही VPNs 2-3 दिन पहले लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू किए हैं और ना ही किसी एक का VPN इस्तेमाल करना बाकी सार्फिन की इंटरनेट की स्पीड को अफेक्ट करता है।
और अगर ये करता भी है तो आई थिंक हमें फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो ट्वीट्स करना बंद कर दें, क्योंकि वो भी वीपीएन का लाजमी इस्तेमाल कर रहे होंगे। उनकी तरफ से भी एक्स पे हमें नज़र आते रहते हैं जो भी उनके स्टेटमेंट्स वगैरह हैं। आई थिंक ये बड़ी रिडिकुलस सी स्टेटमेंट है, एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई टेक्निकली साउंड स्टेटमेंट है कि वीपीएन के इस्तेमाल से या पाकिस्तान में इंटरनेट के सार्फिन की तादाद की वजह से इंटरनेट इतना स्लो हो गया कि 40% तक स्लो होने की जो इत्तलात सामने आई थी। इट इज सैड कि इतना नॉन सीरियसली लिया जा रहा है इस सारे मामले देखने की को। बात तो और फिर इस ये भी किस्म है कि एक्स के यूजर्स हैं कितने, ट्विटर एक्स के पाकिस्तान में यूजर्स कितने हैं? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, कम से कम कंपैरेटिवली फेसबुक से या इंस्टा से या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स के तो बड़े गिने चुने यूजर्स हैं। तो अगर वो सब इसको इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन लगा रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पहला सवाल। दूसरी बात ये है कि यही कि वीपीएन लगाने से बाईपास करने के लिए आपको एक्स के लिए लगाना पड़ रहा है, किसी और मकसद के लिए भी आप वीपीएन लगाते हैं, और क्या वाकई इससे इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है? देखिए, जो हमारी मुल्क में डिजिटल लिटरेसी की सूरत हाल है, जिसको बारहा हुकूमत और जो हमारे काबीना के मेंबरान हैं वो भी उसकी तरफ इशारा करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बार बार बात करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, और या बहुत कम है। बहुत महदूद तादाद है इंटरनेट सार्फिन की जो इतनी तकनीकी सलाहियत भी रखती है कि अगर वो इसके अलावा भी किसी वीपीएन को, किसी चीज़ के लिए वीपीएन्स का या कोई भी सर्कमवेंशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें पता होगा कि वो किस तरह से कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। मुल्क में अगर इंटरनेट स्लो हुआ है तो उसकी वजह वीपीएन लगाना नहीं है, उसकी वजह फिर क्या है? आपके नज़दीक क्या वजह है कि इंटरनेट स्लो डाउन है? देखिए, हुकूमत ने अब खुद फाइनली काफ़ी अरसे तक स्टेटमेंट्स ना देने के बाद या इनको डिनाई करने के बाद, ख़बरों को डिनाई करने के बाद ये इकरार किया है कि फ़ायरवॉल या फ़ायरवॉल की तरह की कोई चीज़ जिसके अंदर डीप पॉकेट जो आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं या जो कंटेंट फ़िल्ट्रेशन का जो एक निज़ाम है उसके लिए एक सिस्टम लगाया जा रहा है। अब आप फ़िल्ट्रेशन के लिए कोई भी सिस्टम लगाएंगे, कभी भी किसी भी चीज़ को, वो इंटरनेट हो, वो पानी हो, किसी भी चीज़ को जब आप फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि एक क्यू बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेट पर मवाद मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो उसके थ्रू पास थ्रू होगी जो भी फ़िल्टर्स लगाए गए हैं। और फिर ये बताइएगा कि आईटी से वाबस्ता अफराद इससे किस तरह से और किस हद तक मुतासर हो रहा है? मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, जो पाकिस्तान की अपनी फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर कंपनीज एसोसिएशन है, उन्होंने $30 मिलियन तक के खसारे की बात की है। और ज़ाहिर है जो फ्रीलांसर्स हैं, जो जिनकी रोटी रोज़ी, जिनका एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, यकीनन जो फ्रीलांसिंग से वाबस्ता लोग हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं और उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, और वो कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं कि कम से कम जो इंडस्ट्री है उसको लूप इन ज़रूर करना चाहिए, उससे बातचीत करने के बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म को फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सरकारी जामियात के क्या मसाइल हैं? एक तरफ सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार है, जामियात में मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब जामियात के वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में इजाफे किए जा रहे हैं। अब खबर के मुताबिक वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर के वाइस चांसलर्स की सालाना बुनियादों पर यकसा सैलरी पैकेज की मंजूरी के लिए समरी वफाकी वजारत खजाना को दिए। समरी के मुताबिक वाइस चांसलरशिप की मुद्दत के आखिरी साल उनकी तनख्वाह 15 लाख से जायद हो जाएगी, जबकि पहले साल की तनख्वाह 10,26,000 रुपये होगी, दूसरे साल की तनख्वाह 11,29,000, तीसरे साल 12,42,000, चौथे साल 13,66,000 रुपये हो जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़िया क़ुयूम के जारी करदा मरासले में कहा गया है कि तनख्वाह का पैकेज तमाम वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और सरबराहान के लिए काबिल कबूल होगा, जिनका तकर्रुर बिलतरतीब उनके एक्ट या ऑर्डिनेंस में बयान करदा सर्च कमेटी के अमल के जरिए किया जाएगा। और ये तनख्वाह, ये जो स्लैब्स मुकर्रर की गई है पहले से 5वें साल तक के लिए, तो उसमें जो है वो अगर वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई बजट आता है और इफा होता है तो ये उसके ऊपर काबिल अमल नहीं होगा। से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।